हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मानव गर्भाशय या बच्चेदानी। तो आज हम लोग का स्टडी करना है मानव गर्भाशय या बच्चेदानी, अर्थात जिसमें बच्चा गर्भ पलता है उसको हम गर्भाशय कहते हैं, या जो भ्रूण पलता है, जिस भाग में पलता है उसको हम गर्भाशय कहते हैं, यानी कि बच्चेदानी कहते हैं। तो ह्यूमन यूट्रस आर ओम। तो ओम में जो है किस तरह से भ्रूण का निर्माण होता है और कहाँ होता है, गर्भाशय क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग को जानना है। चलिए स्टडी करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मानव के मादा सदस्य में यह लगभग 7.5 सेमी लंबा, 3 सेमी मोटा तथा 5 सेमी चौड़ा खोखला शंक्वाकार या नाशपाती के आकार का अंग होता है। गर्भाशय का चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है। इसके अग्रभाग की ओर मूत्राशय तथा पृष्ठ भाग की ओर मलाशय होता है। यहाँ देखना होगा, ये मादा का जनन तंत्र है, आंतरिक जनन तंत्र दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है गर्भाशय, ये गर्भाशय है। देखिए ये गर्भाशय जो है, ये भाग गर्भाशय कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को, अच्छी तरह से देखिए, ये भाग गर्भाशय कहलाता है। यहाँ तक भाग गर्भाशय कहलाता है, यहाँ तक। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक के भागों को गर्भाशय कह सकते हैं। तो मानव के मादा सदस्य में ये गर्भाशय पाया जाता है। ये लगभग 7.5 सेमी जो है लंबा होता है और 3 सेमी जो है मोटा होता है, और चौड़ाई इसकी जो होती है, जो चौड़ाई होती है वो लगभग 5 सेमी होती है, और ये खोखला होता है, बिल्कुल शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है। और मुट्ठी का आकार का भी अगर देखा गया तो, अगर देखा जाए तो ये होता है। और नाशपाती जो होता है, सेब की तरह जो नाशपाती फल होता है, उसके आकार का ये अंग पाया जाता है। मैं आपको फिगर के द्वारा समझाऊंगा, घबराना नहीं है। धीरे धीरे एक एक चीज़ करके हम लोग समझते चलेंगे, स्टडी करते चलेंगे। तो देखिए, मलाशय का जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है, और जो निचली भाग होता है वो संकरा होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखना होगा कि इसके अग्र भाग के तरफ जो है मूत्राशय होता है, यानी कि मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय होता है। हाँ, और इसके पृष्ठ यानी कि निचले भाग से पीछे की तरफ, निचले भाग से पीछे की तरफ जो है पृष्ठ भाग जो होता है वो मलाशय होता है। तो यहाँ पे मलाशय पाया जाता है जहाँ मल इकट्ठा होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पृष्ठ, इसके पृष्ठ का मतलब निचला भाग, वो भी पीछे। तो पीछे की तरफ क्या पाया जा रहा है, तो मलाशय पाया जा रहा है। और इसके अगला जो आगे वाला जो भाग होता है, जो संकरा वाला भाग होता है, ये मूत्राशय के जो है ऊपर और ऊपर पाया जाता है। ये उसी के पास पाया जाता है। गर्भाशय को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है ऊपर की ओर गुंबद नुमा या फंडस, तीसरा है मध्यकाय, दूसरा है मध्यकाय, और तीसरा है सबसे निचला संकरा ग्रीवा, सर्विक्स भाग, जिसका अंतिम भाग योनि में उभरा होता है। गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। देखिए, जो जो सबसे ऊपरी भाग होता है, अर्थात मलाशय के जो पास होता है, जो थोड़ा चौड़ा होता है, उसको हम फंडस कहते हैं। पहला भाग ये हो गया, इसका फंडस हो गया। दूसरा भाग हो गया मध्य भाग, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये बीच वाले भाग को हम मध्य का या मध्य बॉडी कहते हैं। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया आपका नीचे वाला जो संकरा भाग, तीसरा हो गया ये नीचे वाला जो भाग है, ये संकरा हो गया, यानी कि ग्रीवा भाग हो गया। ये ग्रीवा भाग हो गया। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि जो चौड़ा है उसको हम फंडस कहते हैं, पहला, ये पहला नंबर है। और जो दूसरा है मध्यकाय, ये बीच वाला भाग होता है।
और ये तीसरा संकरा नीचे की तरफ जो भाग आता है इसको संकरा ग्रीवा भाग कहते हैं। तो इस तरह से गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, फंडस, मध्यकाय और संकरा। यहाँ देखना होगा कि जो संकरा भाग का जो निचला सिरा होता है ये योनि से गिरा होता है, यानी कि योनि से ये योनि में खुलता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये योनि भाग है, तो योनि भाग में खुलता है। इसको लिख लीजिए यहाँ पे योनि। तो ये योनि में आकर के यहाँ पे खुल जाता है। तीसरा भाग संकरा भाग योनि में खुल जाता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो गर्भाशय जो नाल होता है, ये जो गर्भाशय नल होता है इसको गर्भाशय गुहा भी कहते हैं। मैं इसको फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये गर्भाशय में जो है बच्चा कैसे पल रहा है आपको दिख रहा हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो गर्भाशय का जो खाली स्थान है इसको हम ग्रीवा भाग बोलते हैं, ग्रीवा भाग बोलते हैं। और ग्रीवा भाग ये तो यहाँ पे योनि छिद्र के पास ग्रीवा भाग है। और इसके बाद वाला जो भाग होता है, इसके जो बाद वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय गुहा, यानी कि गर्भाशय की जो खाली स्थान होती है इसको हम गर्भाशय गुहा बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि गर्भाशय ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल बनाती हैं। यानी कि जन्म नाल का मतलब हो गया कि जिस रास्ते से बच्चा निकलता है, बाहर निकलता है, उसको हम गर्भनाल कहते हैं। तो योनि के साथ ये मिल करके जन्मनाल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय जो गुहा है, ये नाल यहाँ पे आकर के योनि छिद्र से मिल करके ये जो है गर्भनाल का निर्माण यानी कि जन्मनाल का निर्माण करता है। ये जब इस बच्चे का जन्म होगा तो ये इसी नाल से जो है बाहर निकलेगा। जब इस नाल से बाहर निकलेगा तो इस नाल का नाम रखेंगे हम जन्म नाल, बर्थ कैनाल। इस नाल को हम नाम रखेंगे बर्थ नाल। गर्भाशय भित्ति में ऊतकों के 3 स्तर होते हैं। पहला बाहरी पतला झिल्लीमय स्तर जिसको हम परिगर्भाशय इंग्लिश में पेरीमेट्रियम कहते हैं। दूसरा है मध्य का मोटा चिकना स्तर जिसको हम गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोमेट्रियम। और तीसरा है आंतरिक ग्रंथिल स्तर, इसको कहते हैं गर्भाशय आंतरिक स्तर, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो गर्भाशय जो है ये गर्भाशय के चारों तरफ भित्ति पाई जा रही है। देखिए यहाँ पे गर्भाशय भित्ति कहते हैं, ये चारों तरफ गर्भाशय भित्ति पाया जाता है। पूरा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये पूरा जो है भित्ति चारों तरफ दीवार पाया जाता है जिसको हम भित्ति या वाल कहते हैं। अब ये भित्तियाँ जो है 3 प्रकार की होती हैं। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है परिगर्भाशय जो सबसे बाहर होता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये झिल्लीनुमा संरचना होता है, ये झिल्लीनुमा संरचना होता है, ये झिल्ली की भांति होता है। इसको जो है हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं, ये इसको पेरीमेट्रियम बोलेंगे। ये वाला भाग है इसको परिगर्भाशय कहते हैं जो सबसे बाहर होता है। उसके बाद आता है दूसरा पेशीय स्तर, यानी कि पेशी से बना होता है। ये जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको ये पेशीय स्तर है, ये मोटा होता है, गुद्देदार मांसल होता है। ये दूसरा नंबर का जो पेशीय स्तर होता है गुद्देदार और मांसल होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये तीसरा आ रहा है यहाँ पे ग्रंथिल स्तर। अब ग्रंथिल स्तर का मतलब ये हुआ कि ये तो जो वाल पाया जा रहा है, ये जो स्तर पाया जा रहा है ये अंदर की तरफ पाया जाता है। देखिए ये अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ ये पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है, ये यहाँ पे इस तरह से पाया जाता है। हाँ, और इसे ग्रंथिल स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्रावण करता है। तो ये ग्रंथिल है इसलिए ये पदार्थों का स्रावण करता है। इसके इसके लिए जो है इस बच्चे के लिए या गर्भाशय के लिए जो है गर्भाशय की प्रक्रिया के लिए ये पदार्थों का स्रावण करता है। तो इस तरह से ग्रंथिल स्तर इसको कहते हैं, क्योंकि इस स्तर में ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं इसलिए हम इसको ग्रंथि स्थल कहते हैं। इसको ग्रंथि स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें जो है कुछ पदार्थों का सेक्रेशन होता रहता है, इस कारण हम इसको ग्रंथि स्तर कहते हैं। तो तीसरा हो जाएगा ग्रंथिल स्तर।
मोटे गर्भाशय स्तर फैलने में सक्षम होती हैं। यदि जो गर्भाशय स्तर है, जो भित्ति है, ये जो तीनों भित्तियां हैं, यदि मोटी हैं तो फैलने में सक्षम होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा के पोषण के अनुसार बच्चा क्या करता है, इसकी वजन और इसकी जो है आकार आकृति इसका जो है थोड़ा बढ़ता है, तो इस कारण ये फैलने में सक्षम होती हैं और सुगमता भी होती हैं। या फिर महिलाएं को कुछ काम वगैरह करती हैं या दौड़ती हैं, तो उसमें अगर तेज तेज चलती हैं तो उसमें ये फैलने में सहायता करता है और बच्चा सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से अगर ये गर्भाशय भित्ति अगर मोटी रहे तो और बढ़िया है और अच्छी बात है। तो ये मोटी होती भी है, इस कारण ये बच्चा इसमें आसानी से रहता है। कोई अगर घात भी आता है तो इसको जो है रक्षा करता है, मोटी भित्ति इसको रक्षा करता है, इस भ्रूण को रक्षा करता है। तो इस तरह से मोटी भित्तियाँ फैलने में सक्षम होती हैं, फैलती रहती हैं। ये समय अनुसार जिस तरह से दबाव पड़ता है उस तरह से ये फैलती रहती है। अंदर से दबाव पड़ता है, भित्ति दाब पड़ता है तो ये भित्तियाँ बाहर की तरफ फैलती हैं, अंदर से पड़ता है तो इसको रक्षा करती हैं। तो इस तरह से गर्भाशय भित्ति इसको एक तरह से रक्षा भी करती हैं और गर्भाशय भित्ति जो है फैलने में सक्षम भी होती हैं। ग्रीवा में स्थित श्लेष्मिका की स्रावी कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावण करती हैं। जो गर्भाशय तथा अंडवाहिनी में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं के मार्ग को सुगमता बनाता है तथा इनकी सुरक्षा भी करता है। यहाँ देखिए, ये जो ग्रीवा भाग है, ये ग्रीवा भाग की जो आंतरिक जो लेयर होती हैं, ग्रीवा भाग की जो आंतरिक जो लेयर होती हैं, ये अंतःस्रावी होती है, यानी कि इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और श्लेष्मिक ग्रंथियाँ श्लेष्म का स्राव करते हैं। श्लेष्म का मतलब कि तैलीय तरल चिपचिपा पदार्थ का स्राव करती हैं, लसलसा पदार्थ का स्राव करती हैं। जो गर्भाशय, यानी कि जो ये गर्भाशय जो भाग है, ये गर्भाशय जो भाग है, गर्भाशय में अंडवाहिनी में, यानी कि गर्भाशय जो होता है उसमें ये तो पाया ही जाता है, ये देता ही है, तैलीय तरल पदार्थ को देता ही है। लेकिन अंडवाहिनी में शुक्राणु तथा अंडाणुओं को मार्ग को सुगमता भी बनाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो ये ग्रीवा जो भाग है, जो ग्रीवा जो संकरा भाग होता है, इसमें जो श्लेष्मिक पदार्थ होते हैं, ये अंडाणु को यहाँ से देखिए, ये अंडाशय है और अंडाशय से अंडाणु जो है आता है यहाँ, यहाँ जब आ जाता है तो यहाँ पे जब जब गर्भाशय में जब पहुँचता है, अंदर जब पहुँचता है तो इसको सुगमता प्रदान करता है। श्लेष्मिक प्रक्रिया, जो श्लेष्मिक जो पदार्थ होती हैं उसको सहारा देती हैं और अंदर जो है ये अंदर खिसकता हुआ पहुँच जाता है गर्भाशय में। फिर इधर से जब शुक्राणु जाता है तो यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ के बाद जब जो संकरा भाग ग्रीवा होता है, यहाँ पे जो श्लेष्मिक जो पदार्थ होते हैं इसको जो है शुक्राणु को अंदर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से इधर से आए अंडा को पहुंचाने का श्लेष्मिक कार्य करता है, श्लेष्म कार्य करता है, और इधर से आए शुक्राणु का भी श्लेष्म कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो यहाँ अंदर पहुंचाने का कार्य करता है, सुगमता से सरलता से पहुंचा देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और तथा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों से विनती है, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।